हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स का टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है। सो लेट्स गो टू दिस टॉपिक। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम होगी कौन सी, आइए देखते हैं। देखिए, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, रेंट या रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। सपोज गाइज यू हैव एग्रीकल्चर लैंड बट यू आर नॉट डूइंग एनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आपके पास लैंड है बट उसके ऊपर आप कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज डन बाय समवन एल्स। आपने लैंड किसी को रेंट पर दिया है और आप उससे रेंट रिसीव कर रहे हो, उस लैंड से रेंट रिसीव कर रहे हो, तो वो आपकी कौन सी इनकम मानी जाएगी? वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो उसके ऊपर भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैंड, वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी। रेंट में भी इन कैश और में भी इन काइंड। कैश में हो सकती है, काइंड मतलब काइंड मीन्स ऐसा भी कुछ रेंट एग्रीमेंट हो सकता है कि वट एवर द क्रॉप्स आर, जो भी क्रॉप्स होंगी उसका 40% मेरा रहेगा या फिर 60% मेरा रहेगा। तो वो क्या हुआ, एक तरह का रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो रेंट में भी इन कैश या फिर इन काइंड। गोट इट। एंड सेकेंड है लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। वो लैंड इंडिया में होनी चाहिए। लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। जिससे रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वो लैंड इंडिया से होनी चाहिए। थर्ड है लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। बेसिक ऑपरेशंस एंड ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। इट मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। उसके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस होने चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। गाइस, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। फर्स्ट पॉइंट में क्या था गाइस, रेंट या रेवेन्यू वाले में, कि हमारे पास एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड थी बट हम कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसके ऊपर नहीं कर रहे थे। बट उससे जो रेंट या रेवेन्यू रिसीव हो रहा था वो हम एग्रीकल्चर इनकम हमारी मानी जा रही थी। तो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि सपोज हमारी आपके एग्रीकल्चर लैंड पर आप खुद ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो, तो हम उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में सेल कर सकते हैं, लाइक पैडी। तो वो कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चर इनकम होगी। मीन्स इफ यू आर रिसीविंग एनी इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्लस फिट टू बी टेकन टू मार्केट, उसे मार्केटेबल बनाकर बेचा है, तो स्टिल इट इज योर एग्रीकल्चर इनकम। मीन्स खुद ही प्रोड्यूस करना, फिर उसे मार्केट के लिए फिट बनाना और उसे मार्केट में सेल कर देना, उससे जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड। मीन्स उगा के, प्रोड्यूस रेज मीन्स उगा के छोड़ दिया। जो फूड ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स को रॉ फॉर्म में बेच दिया, फूड ग्रेन्स को रॉ फॉर्म में बेच दिया, तो वो कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चर इनकम। उसे मार्केटेबल, प्रोसेस टू रेंडर प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, उसे मार्केटेबल बना के बेचा है, लाइक पैडी, राइस, तो वो कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चर इनकम। उसे मार्केट के लिए फिट बनाकर, जैसे कि जो रॉ फॉर्म था उसे मार्केटेबल बना दिया, फिट बना दिया, जैसे कि राइस, पैडी, तो वो कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चर इनकम। फिर उसे द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, उसे सेल करके जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। इसमें डिफरेंस यही था कि फर्स्ट पॉइंट में जो हमने पढ़ा था उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप खुद नहीं कर रहे थे, उसमें जो रेंट या रेवेन्यू रिसीव हो रहा था वो हम एग्रीकल्चर इनकम आ रहे थे, मान रहे थे। सेकंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप खुद कर रहे हो, तो उसमें बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस या इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे हैं। देखिए बिल्डिंग फर्स्ट इसमें कंडीशन है, बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट। कल्टीवेटर मीन्स, कल्टीवेटर कौन होता है, मीन्स जो खुद ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करता है, जो खुद ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करता है वो होता है कल्टीवेटर। अगर बिल्डिंग suppose you are not doing any agriculture activity, suppose you are not doing any agriculture activity but you are receiving rent, आप रेंट रिसीव कर रहे हो, बट द फार्म हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय यू, मीन्स अगर आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे बट आप रेंट रिसीव कर रहे हो, कौन किससे, वो उस फार्म हाउस से जो आपके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, वो फार्म हाउस आपका है, उससे रेंट रिसीव कर रहे हो, तो वो कौन सी इनकम मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मीन्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि बिल्डिंग ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग इज इन ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। इमीडिएट विसिनिटी मीन्स सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, फार्म हाउस कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, फार्म हाउस शुड बी ऑन द एग्रीकल्चर लैंड इटसेल्फ। एग्रीकल्चर लैंड पर ही वो फार्म हाउस होना चाहिए जहाँ पर हम वो एग्रीकल्चर प्रोसेस कर रहे हैं। इमीडिएट विसिनिटी पर होना चाहिए। इमीडिएट विसिनिटी मतलब जहाँ पर वो सरफेस फेंसिंग ख़त्म होती है ना, आपके लैंड की सरफेस फेंसिंग ख़त्म होती है, उसकी इमीडिएट जगह वहाँ पर ही ये फार्म हाउस होना चाहिए। मींस एग्रीकल्चर लैंड से दूर नहीं होना चाहिए। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। फार्म हाउस कहाँ पर होना चाहिए, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। वो एग्रीकल्चर लैंड की जो सरफेस फेंसिंग ख़त्म होती है उसकी इमीडिएट जगह पर ही होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड से दूर नहीं होना चाहिए। यही है हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट, तभी वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट, द बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस और अ स्टोर हाउस। ये बिल्डिंग का यूज क्या होगा, इट शुड बी यूज्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस। ये ड्वेलिंग हाउस का कौन सा होता है, मीन्स रेजिडेंशियल हाउस। ड्वेलिंग हाउस मीन्स रेजिडेंशियल हाउस। और स्टोर हाउस मीन्स टू स्टोर द क्रॉप्स। किसके, हमारे खुद के, दूसरों के नहीं, तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी गाइस, और वो एग्जेम्प्ट होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट मीन्स वो ड्वेलिंग हाउस मीन्स रेजिडेंशियल हाउस और स्टोर हाउस के पर्पज से यूज़ की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है, द लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू बाय लोकल अथॉरिटी। ये जो ज़मीन है एग्रीकल्चर लैंड, उसके ऊपर लोकल अथॉरिटी का लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू इसका मतलब क्या है, इससे पता चलता है कि इट विल आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर लैंड इज एग्रीकल्चर लैंड। इससे पता चलेगा कि ये वाली लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, ये वाली लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। मींस उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू, लैंड अथॉरिटी का, लोकल अथॉरिटी का लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल होना चाहिए। जो लैंड जिस पर हम खेती कर रहे हैं उसके ऊपर लोकल अथॉरिटी का लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल होना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर लैंड एग्रीकल्चर लैंड है भी या नहीं। तो ये सारी कंडीशंस गाइस, कंडीशंस हैं फार्म हाउस से रिलेटेड। तो तभी ये अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। पहले क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, अब पढ़ने वाले हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपके पास बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चर लैंड है, इस बार बारिश भी कुछ ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होगी, तो आपके एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ खुद ही सेल्फ ग्रोन ग्रास उगाया अपने आप भी। आपने कुछ भी एग्रीकल्चर, आपने खुद कुछ भी बेसिक ऑपरेशंस नहीं किया, आप इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, आपने कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की, खुद ही उगाया वो ग्रास या फिर फ्लावर्स उगाए,
बाम्बू उगाया, ऐसा कुछ ग्रो हो गया, तो वो जो ग्रास वगैरह ग्रो हुआ है उसको बेचकर अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो वो कौन सी इनकम होगी? वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी उसके ऊपर, बिकॉज उसके ऊपर कोई भी बेसिक ऑपरेशंस या फिर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। तो उसको बेचने पर जो भी सेल्फ ग्रोन ग्रास है या फिर ट्रीज़ या बाम्बूज वगैरह हैं उसके ऊपर कोई भी एग्रीकल्चर मतलब भी टैक्स नहीं लगेगा। वो कौन सी इनकम है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम है गाइस। फिर है इनकम फ्रॉम फिशरीज। सपोज बारिश की वजह से आपके खेत में फिशेस वगैरह भी आ गई, फिशेस वगैरह भी आ सकती हैं बारिश के पानी में, तो फिशेस वगैरह आ गई तो उसे बेचकर जो इनकम होगी वो भी कौन सी इनकम होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बिकॉज आपने कोई ह्यूमन प्रोसेसिंग की है, बेसिक ऑपरेशन इन्वॉल्व है, वो खुद आई है, तो वो इनकम फ्रॉम फिशरीज कौन सी इनकम होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मींस जो वो अगर वो फिशरीज को अगर आप मार्केट में सेल करते हो उससे जो इनकम आएगी वो इनकम कौन सी होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट है इनकम माइनिंग रॉयल्टीज़। गाइज आपको इस तरीके से समझा रही हूँ कि आप ये एग्जाम्पल जो भी है ये एग्ज़ाम में भी याद रख सकते हो कि हाँ इस तरह से पढ़ा था हमने, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम्स। तो देखिए नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज़। इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज़। अब आपने सोचा कि क्यों ना इस वाटर को कंजर्व किया जाए, जो भी पानी आया है बारिश की वजह से क्यों ना इस पानी को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। तो आपने अपनी ज़मीन में से खोदना स्टार्ट कर दिया गाइस, एक कोने से खोदना स्टार्ट कर दिया। खोदते खोदते आपको कुछ मिनरल्स मिले, तो उन मिनरल्स को आपने सेल कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगी। तो वो क्या हुई? इनकम माइनिंग रॉयल्टीज़, वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी गाइस। इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, उनसे कोई स्टोन वगैरह निकले। या फिर इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए भी वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी गाइस, ध्यान रखना। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म। अब सपोज गाइस आपने सोचा कि एक बार तो इतनी बारिश हो गई कि अभी के लिए तो हम कुछ ग्रो ही नहीं कर सकते, तो हमने एक पोल्ट्री फार्म भी बना दिया अपनी लैंड पर ही पोल्ट्री फार्म बना दिया कुछ पोर्शन पर, या फिर डेयरी फार्म बना दिया। तो उससे क्या होगा? इनकम आनी स्टार्ट होगी। उसे बेचकर जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी फ्रेंड्स। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। अगर कोई इरिगेशन पर्पसेस के लिए वाटर को सप्लाई करते हैं, हाँ, उससे जो इनकम आती है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम ब्रिक मेकिंग। इनकम फ्रॉम ब्रिक मेकिंग, अगर आपने ब्रिक मेकिंग स्टार्ट कर दी एंड उससे सेल करी, उससे जो इनकम हुई, ब्रिक मेकिंग स्टार्ट कहाँ पर? अपने ही लैंड पर ब्रिक मेकिंग स्टार्ट कर दी, तो वो कौन सी इनकम होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम फ्रॉम मार्केट्स, उसे सेल करने पर जो भी इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम राइप क्रॉप। अगर आप कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप खरीदते हो, मीन्स पकी हुई कोई भी क्रॉप खरीदते हो और उसे बाद में कट करते हो, कट करके मार्केट में सेल करते हो, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। फिर एन इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियज ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में भी पुट किया गया है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियज ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। देखिए मान लो आपने एग्रीकल्चर लैंड रेंट पर दे रखी थी और किराया हो गया लेट, उस पर जो ब्याज होगा, उस पर जो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन एरियज, आपने कोई भी एग्रीकल्चर लैंड रेंट पर दे रखी थी और उसका जो भी रेंट है वो अगर लेट हो जाता है और उस रेंट पर अगर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा
वो इंटरेस्ट आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो एग्जैम्प्ट नहीं है। इसका एंड पॉइंट आता है गाइस, इंटरेस्ट डिविडेंड रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द असेसी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बिजनेस। सपोज गाइस यू स्टार्टेड गिविंग लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आपने छोटे छोटे किसानों को लोन देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपके पास इतनी इनकम आने लगी, आपने लोन देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बारिश की वजह से इतना कुछ, आपने डेयरी फार्म भी बनाया, पोल्ट्री फार्म भी बनाया, तो आपकी इनकम राइज होगी। तो आपने क्या किया, छोटे छोटे फार्मर्स को लोन देना स्टार्ट कर दिया, साथ ही कंपनी में इन्वेस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। लोन में से जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको या कंपनीज जो डिविडेंड देगी, वो कौन सी इनकम होगी? वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी गाइस। वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। जो भी लोन से इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी कंपनी डिविडेंड देगी, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। ये सारी इनकम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर लैंड से आई हैं, बट दीज आर नॉट एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। गाइज आज के लिए एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हम इतना ही पढ़ेंगे। होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम गाइज अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से लेक्चर देखिएगा। गाइज प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ेंगे और जो भी स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन है, इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे गाइज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।